नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, चाहे आप बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हो या फिर बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग तो क्लास 10th की एनसीईआरटी बेस्ड जो हिस्ट्री थी बुक, वो तो लगभग ख़त्म ही हो चुका है। सिर्फ एक खंड बच गया है, उसको भी हम लोग 2 वीडियो में कवर कर लेंगे। और अब हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 9th का जो एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक है इतिहास की, उसको हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले जो ये एससीईआरटी बेस्ड बुक है ना, क्लास 9th की ही हिस्ट्री की है, जो कि आप स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे बीपीएससी या बिहार में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। तो स्टेट की तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप लोग ज़रूर इन सभी चैप्टरों को देख लें। और इसमें जो आज हम लोग विद्रोह दिया हुआ है इस पुस्तक में, इनके एक एक लाइन को हम लोग देखेंगे। जैसे पहाड़ी विद्रोह हो गया, तमार है, चेरो है, चुआर है, हो है, संथाल है। इन सभी से आप भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन पूछा जाता है विद्रोहों से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर सुझाव दें। तो चलिए हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो है, शुरू करते हैं पहाड़ी विद्रोह से। यह जाति कैसी थी? तो युद्ध प्रिय जाति थी, यानी इनको युद्ध करना अच्छा लगता था। इनका निवास स्थान कहाँ था? तो भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों में कहाँ था इनका स्थान था। यहाँ अंग्रेजों ने शुरू में ही मुखिया को क्या बना दिया? जमींदार बना दिया, जिससे कि वो राज्य वसूली का कार्य कर सके। यानी अंग्रेजों ने किसको मुखिया बना दिया? तो जो जमींदार थे, जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा थी, उनको राज्य वसूली के लिए मुखिया बना देता है। और क्या कहता है? तो अंग्रेजों ने साहूकारों को, ठेकेदारों, राजस्व, वन तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों को इनका शोषण करने के लिए प्रेरित करता है। इन सभी को यह किनको शोषित करने के लिए प्रेरित करता है? तो जो पहाड़ीय विद्रोह थी, जो जनजातियां थी, उनको शोषित करने के लिए प्रेरित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें ऋणग्रस्त तथा अपनी उपजाऊ भूमि जो होती है वो गैर आदिवासियों को क्या करना पड़ता है? तो हस्तांतरित यानी देना पड़ता है। इसने जनजातियों की आर्थिक आधार तहस नहस कर दिया और उन्हें दरिद्र बना दिया। उसके बाद क्या होता है? जब उन्हें दरिद्र बन जाते हैं तब क्या होता है? अतः भारत में पहली बार इस क्षेत्र में जनजातीय विद्रोह हुआ। क्या हुआ? जनजातीय विद्रोह हुआ। किसके खिलाफ? तो जो कि अपने ही जमींदार के राजस्व नीति के खिलाफ ये क्या करते हैं? तो विद्रोह शुरू कर देते हैं। इस विद्रोह का नेता कौन है? तो तिलका मांझी। अब बताइए, प्रश्न कहीं से भी उठाकर पूछता है कि पहाड़ी जो जनजातियाँ थी उन्होंने किसके प्रति विद्रोह किया था? तो अपने ही जमींदार के राजस्व नीति के प्रति विरोध किया था। उसका नेता कौन था? तो तिलका मांझी थे। यह भारत का पहला संथाली व्यक्ति था। कौन था? तिलका मांझी। अब तिलका मांझी जो थे, उन्होंने सिर्फ अपने जमींदारों का ही विरोध नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों पर भी हिंसात्मक कार्यवाही की। तिलका मांझी का जन्म अगर पूछ लेता है तो 1750 ईस्वी में भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ था। सन 1779 ईस्वी में वह पहली बार भू राजस्व की राशि कम करने एवं किसानों की भूमि जमींदार से छुड़वाने के लिए वहां सशस्त्र विद्रोह किया था। तो पहली बार वो किया था किस लिए? तो भू राजस्व की राशि जो थी उसको कम करने के लिए और किसानों की भूमि को छुड़ाने के लिए जमींदारों से विद्रोह किया था। जमींदारों की सहायता अंग्रेजी सेना द्वारा किया जा रहा था। तो जमींदारों की सहायता किसके द्वारा किया जा रहा था? तो अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था। अतः तिलका मांझी ने तिलापुर जंगल को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। देखिए, ये प्रश्न पूछा जाता है कि तिलका मांझी ने जो पहाड़ी विद्रोह किया था उसके उपलक्ष्य में उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र कहाँ बनाया था? तो वो बनाया था तिलापुर जंगल में, जहाँ से वह विरोधियों का आक्रमण की योजना बनाता था। भागलपुर के प्रथम तत्कालिक जो कलेक्टर थे, कौन थे? तो अगस्टस क्लेवलैंड। कौन थे? अगस्टस क्लेवलैंड पर उसने सशस्त्र प्रहार किया पहली बार वहाँ के कलेक्टर पर। वह नहीं चाहता था, कौन? तिलका मांझी जो था वो नहीं चाहता था कि वन्य समाज एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जो जनजातीय हैं उनमें क्या हो सके? तो कोई बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप कर सके उनके समाज में, उनका शोषण करे और उनकी सामाजिक तथा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। ये कौन नहीं चाहते थे? तो ये तिलका मांझी नहीं चाहते थे। पहली बार कलेक्टर पर सशस्त्र चलाने वाला वह पहला संथाल था जिसने तीर एवं धनुष से सन 1784 ईस्वी में उसे जख्मी किया, जिससे बाद में क्लेवेड की क्या होती है? तो मृत्यु हो जाती है। तीर धनुष, पहले देखिए, पहले अच्छा था, तीर धनुष से ही युद्ध होते रहता था। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर कुछ मुझे सुधार करना चाहिए तो उसके लिए भी एडवाइस आप ज़रूर दें। अब देखिए यहाँ पर क्या करता है? तो हिंसात्मक कार्यों एवं अंग्रेजी विरोधी, यहाँ पर होता है हिंसात्मक कार्यों एवं अंग्रेजों विरोधी नीति के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और सन 1785 ईस्वी में भागलपुर के बीच चौराहे पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटका करके उसे
फांसी दे दी जाती है तिलका मांझी को। तिलका मांझी अपने क्षेत्र की आज़ादी के लिए शहीद हो गए। हालांकि उसके द्वारा किया गया विद्रोह असफल हो गया, लेकिन इसने आगे के संथाल विद्रोह को क्या कर दिया, तो मार्ग दिखाया, यानी एक रास्ता अवश्य दिखा दिया। तिलका मांझी ने अंग्रेजों द्वारा शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और उन्हें लास्ट में तो उन्हें कहाँ पर फांसी दी जाती है, अगर प्रश्न पूछ ले तो बरगद के पेड़ से लटकाकर उन्हें फांसी दे दी जाती है। कब, तो 1785 ईस्वी में। तो ये था पहाड़ी जनजाति से कुछ मेन पॉइंट इस बुक में SCERT बेस्ड, जहाँ से कि आपके प्रश्न बन सकते हैं। आगे हमारा आता है तमार विद्रोह। तो तमार विद्रोह कहाँ से हुआ था, तो 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर के उराव जनजातियों द्वारा यह किया गया था। ठीक है, और सभी जो भी विद्रोह होते थे ना, पहले देखिए जमींदारों के शोषण के खिलाफ ही आंदोलन होता था। तो तमार विद्रोह भी जो हुआ है 1789 में छोटनागपुर के उराव जनजातियों द्वारा यह किया गया है, जो कि जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया गया था। इतिहास में यह तमार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इतिहास में किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है, तो तमार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह सन 1794 तक चला। 89 में शुरू हुआ था और कब तक चलता है, तो 94 तक चलता है। अंग्रेजों की सहायता से इसे बहुत ही क्रूरतापूर्ण तरीके से दबा दिया गया, फिर भी विद्रोह की अग्नि समाप्त नहीं हुई। आगे चल करके इनका विरोध कौन करता है, तो मुंडा और संथाल के साथ मिल करके ये तमार विद्रोह आगे बढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं। तो अगर तमार विद्रोह से प्रश्न पूछा जाता है तो 3-4 बस पॉइंट याद रखिए कि तमार विद्रोह कब हुआ था, तो 1789 में हुआ था। और किसने किया था, तो छोटनागपुर के उराव जनजातियों ने किया था। कब तक चला था, तो 1794 तक चला था यह विद्रोह। 1794 तक ही ना, हाँ 1794 तक चला था यह विद्रोह। और अंग्रेजों ने इसे क्रूरता से फिर क्या कर देते हैं, तो दबा देते हैं। अब आते हैं हम लोग चेरो विद्रोह की तरफ। तो यह कहाँ से हुआ था, तो यह पलामू क्षेत्र में रहने वाले चेरो जनजाति द्वारा किया गया था। किसके लिए, तो अपने राजा के खिलाफ ये विद्रोह किया गया था चेरो जनजाति द्वारा। उस समय चूड़ामन राय उनका शासक था। देखिए चेरो विद्रोह का राजा कौन था, तो चूड़ामन राय था। अंग्रेजों की शोषण करने के खिलाफ भूषण सिंह के नेतृत्व में चेर जनजाति के लोगों ने सन 1800 ईस्वी में खुला विद्रोह किया। ठीक है, तो कौन सा चेरो जनजाति ने विद्रोह किया, खुला विद्रोह किया। कब किया, 1800 में किया। किसके नेतृत्व में किया, तो भूषण सिंह के नेतृत्व में चेर जनजाति के लोगों ने किया। राजा की मदद करने के लिए अंग्रेजी सेना बुलाई गई। कर्नल जोन्स के नेतृत्व में जो सेना आई थी इस विद्रोह को दबा दिया और सन 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को फांसी दे दी जाती। पहले फांसी देना कितना आसान था, मतलब हल्का सा भी कुछ गड़बड़ हुआ नहीं कि लोगों को फांसी दे दिया जाता था अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेज कितने निर्दयी थे यार। चलिए आगे बढ़ते हैं चुआर विद्रोह की तरफ। चुआर विद्रोह क्या है, तो ये चुआर जनजाति द्वारा तत्कालिक जो बंगाल प्रांत के मिदनापुर, बांकुड़ा, मानभूम आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। नाम याद कर लीजिए, बंगाल प्रांत के कहाँ पर, तो मिदनापुर, बांकुड़ा और मानभूम आदि जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये चुआर विद्रोह पाया जाता है। अंग्रेजों की लगान व्यवस्था के खिलाफ यह विद्रोह किया गया था। तो देखिए अगर प्रश्न पूछ लेता है कि चुआर विद्रोह किसके खिलाफ में किया गया था, तो अंग्रेजों की लगान व्यवस्था के खिलाफ में किया गया था। चेरो विद्रोह किसके लिए किया गया था, तो वो राजा के खिलाफ में किया गया था। तो इसी प्रकार के सभी को आपको पॉइंट जोड़ करके याद करना है। इन लोगों में भी असंतोष था, अच्छा ये खिलाफ हुआ था। अतः मिदनापुर स्थित करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में चुआरों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। तो जो चुआर जनजाति थी वो किसके नेतृत्व में, तो जो करणगढ़ की रानी थी यानी शिरोमणि, उनके नेतृत्व में यह विद्रोह किया जाता है। फ्रेंड्स अगर हल्का फुल्का ब्लर हो जाए तो प्लीज़ उसके लिए क्षमा कीजिएगा, पता नहीं कैसे हो जाता है, मोबाइल हीट हो जाता है या क्या। 1 मिनट आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ यह विद्रोह लंबे समय तक जारी रहा, लेकिन सन 1798 ईस्वी में यह चरमोत्कर्ष पर था, यानी अपने अंतिम छोर पर था। सरकार ने 6 अप्रैल 1799 को रानी शिरोमणि को गिरफ्तार कर कलकत्ता के जेल में भेज देते हैं। तो कब गिरफ्तार करते हैं रानी शिरोमणि को, तो 1799 में करते हैं। और कहाँ भेज देते हैं, तो कलकत्ता के जेल में भेज देते हैं। परंतु चुआरों के विद्रोह की अग्नि शांत नहीं हुई। आगे चलकर ये भूमि जनजाति के लोगों के साथ गंगा नारायण द्वारा किए गए विद्रोह में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इतना सारा पॉइंट निकल करके आ जाता है। आगे देखते हैं हम लोग हो विद्रोह को। हो विद्रोह कब होता है, तो सन 1820-21 में हो विद्रोह होता है। ये छोटनागपुर के सिंहभूम जिले में बहुत बड़ा विद्रोह था। अच्छा, हो विद्रोह जो था जो कि हो जनजातियों के द्वारा किया गया था, ये सबसे बड़ा विद्रोह था। कहाँ से हुआ था, तो छोटनागपुर के सिंहभूम से जिले से हुआ था। यहाँ के राजा जगन्नाथ सिंह थे जिसने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। हो जाति के लोगों ने अंग्रेजों की सहायता से राजा की बढ़ती हुई शक्ति एवं शोषण के विरोध किया था। तो यहाँ पर हो जनजातियों ने किसका विरोध किया, तो जो अंग्रेजों की सहायता से जो राजा की शक्ति बढ़ रही थी और वो क्या कर रहा था, तो शोषित कर रहा था जनजातियों को, इसके विरोध में उन्होंने किया था।
इससे अंग्रेजी सेना क्रूरतापूर्ण ढंग से दबा देती है, सभी को अंग्रेजी ही दबा देती है। और ये लोग जो है फिर मुंडा विद्रोह में स्वयं को शामिल कर लेते हैं। किस विद्रोह में? तो मुंडा विद्रोह में। आगे हम लोग देखेंगे मुंडा विद्रोह को भी। तो इसे बस 1-2 पॉइंट यहीं याद रखना है कि ये कब हुआ था। तो 1820 में हुआ था। कहाँ से? तो छोटनागपुर के सिंहभूम जिले से हुआ था। और वहाँ का राजा कौन था? तो राजा जगन्नाथ सिंह था, जिसके विद्रोह में ये किया गया था। फिर ये लोग किस में मिल जाते हैं? तो मुंडा विद्रोह में शामिल हो जाते हैं। अगला हमारा आता है, नेक्स्ट है हमारा कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह की शुरुआत छोटनागपुर क्षेत्र से मुंडा, उराव एवं अन्य जनजातियों के द्वारा कब किया जाता है? 1831 ईस्वी में किया जाता है। भारत के इतिहास में इस विद्रोह के एक अलग महत्ता थी। शुरू से ही यह जनजाति शांतिपूर्ण कबीलाई जीवन व्यतीत करती थी। कौन सा जीवन? तो कबीलाई जीवन व्यतीत करती थी। बाद में अंग्रेजों की लगान व्यवस्था एवं शोषण नीति उनके जमींदारों द्वारा उन पर लागू कराया गया। अच्छा देखिए, अंग्रेज लोग पहले क्या करते थे? लोगों पर कैसे अत्याचार करवाते थे? तो जो जमींदार लोग होते थे उन्हीं के जरिए वो लोगों पर शोषण करवाया करते थे। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि अंग्रेजों की लगान व्यवस्था एवं शोषण नीति के उनके जमींदारों द्वारा उन पर लागू कराया गया, अंग्रेजों द्वारा ही। तब कोल जो जनजाति थी उन्होंने जमींदार के रूप में मानकी या महतो का विद्रोह किया। किसका विद्रोह करते हैं? तो मानकी या महतो कहते हैं जिनको, उनका विद्रोह करते हैं। उनके कबीले की प्रथा के अनुसार धर्मनिरपेक्ष कार्यों के संपादन के लिए पाहन नामक पद सृजित किया गया था। किसके लिए? तो धर्मनिरपेक्ष कार्यों के संपादन के लिए कौन सा नामक पद? तो पाहन नामक पद सृजित किया गया था। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न पूछ सकता है। मानके या महतो उनकी सहायता के लिए बनाए गए थे। अच्छा, तो ये किसके लिए बनाए गए थे? इनकी पाहन जो पद था उनकी सहायता के लिए बनाए गए थे। लेकिन ये क्या करने लगते हैं? तो अत्याचार करने लगते हैं अंग्रेजों के कहने पर, जो कभी कोलों के सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन अब अंग्रेजों के कहने पर वो शोषण करने लगते हैं उनका। तो आज हम लोग ये सारे टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे। यहाँ देखिए, ये सिंधु की फ़ोटो दी गई है, सिद्धू जो कान्हू थे, और यहाँ पर ये दिया गया है बिरसा मुंडा की फ़ोटो। तो देखिए, इससे तो प्रश्न आप लोग देखते ही होंगे कि कितना पूछता है प्रश्न। तो आज सारे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे। छोटी सी वीडियो होगी, पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पर एक क्या दिया गया है? डाटा दिया गया है कि जो ये विद्रोह हुआ था, कौन सा विद्रोह? तो ये विद्रोह था हम लोग का कोल विद्रोह। इसमें जब विद्रोह हुआ था तो उस समय 800 से 1000 आदमी मारे गए थे। तो इन डाटा को याद कर लीजिएगा कि हाँ भाई, कोल विद्रोह में कितने व्यक्ति मारे गए थे? तो 800 से 1000 लोग मारे गए थे। और इस विद्रोह की लपट कहाँ तक फैल गई थी? तो पलामू क्षेत्र तक फैल गई थी। उसके आगे हम लोग देखते हैं। तो उसके आगे यहाँ से देखिए कि इस विद्रोह का एक परिणाम तो यह अवश्य हुआ कि कोलों के लिए शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, देखिए कौन सा बनता है? तो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कायम की गई और फौजदारी न्यायालय को सरल एवं सहज बनाने का आश्वासन दिया गया। आगे चल करके ये कोल भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरणा के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में साबित होते हैं। तो कोल विद्रोह भाई इसके लिए किया गया था और उनके लिए साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की भी स्थापना की गई थी, ताकि उनको क्या किया जा सके? तो ताकि उनकी मदद की जा सके। अब आता है हमारा भूमिज विद्रोह। तो सन 1832 ईस्वी में वीरभूम के जमींदार के पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में यह विद्रोह किया गया था। कौन सा विद्रोह? तो भूमिज विद्रोह की शुरुआत की गई थी। इतिहास में यह किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में यह जाना जाता है। अब यहाँ पर आ जाइए कि इन्होंने रांची और डोरंडा के खजानों को लूटा तथा जेल के फाटक को खोल दिया। कौन? तो यहीं जो विद्रोह कर रहे थे भूमिज विद्रोह वाले। अंग्रेजों का हर संभव इन्होंने विरोध किया अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ से बस इतना ही पॉइंट याद रखना था, 2-3 पॉइंट था जिसको कि याद रखना था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संथाल विद्रोह, ये बहुत बड़ा विद्रोह था और इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था भैया? तो आदिवासियों द्वारा किए गए विद्रोहों में संथाल विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि विद्रोह की पहली शुरुआत इसी क्षेत्र के लोगों द्वारा की गई थी। यहीं के विद्रोहियों ने आगे चलकर 1857 ईस्वी की क्रांति को क्या किया था? प्रभावित किया था। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो दामन एवं को के नाम से जाना जाता था, संथाल का वो क्षेत्र था, यानी वहाँ पर संथाल जनजाति बहुत संख्या में थी। कौन सा? तो भागलपुर का जो राजमहल था ना, वहाँ, जिसको कि किस नाम से जाना जाता था? तो नाम याद रख लीजिए, दामन को के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य भगनाडीह गांव के चुल्लू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव, देखिए तो SCERT में कितना दिया हुआ है? 4 पुत्रों का नाम दिया हुआ है कि इन्होंने किया था। तो यहाँ समझिए कि संथालों को जो उत्प्रेरित किया, करने का कार्य किया, वो किसने किया? तो भगनाडीह गांव के चुल्लू संथाल के 4 पुत्र, ये चुल्लू उनके पिता का नाम होगा। तो चुल्लू संथाल के 4 पुत्र सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। ये कहाँ के थे? तो भगनाडीह गांव के थे।
आगे बढ़ते हैं। सिंधु ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया था। किसका अवतार? तो ठाकुर का अवतार किसने घोषित किया? सिंधु ने घोषित किया। सन 1854 ईस्वी तक आते आते आदिवासियों ने चिर अस्थायी प्रबंध द्वारा अत्यधिक राजस्व वसूली, सामाजिक प्रतिबंध और कई तरह के आर्थिक कष्टों से छुटकारा पाने के लिए कई सभाओं का आयोजन करना क्या कर देते हैं? तो शुरू कर देते हैं। आगे क्या होता है? तो 30 जून 1855 को भगनाडीह गांव में संथालों की एक सभा आयोजित की जाती है। इसमें 400 गांवों के 10,000 संथाल अपने अस्त्र शस्त्र के साथ एकत्र हुए थे। तो पॉइंट याद रखिए कि कितने गांवों के? तो 400 गांवों के। कितने लोग इकट्ठे हुए थे? तो 10,000 संथाल इकट्ठे हुए थे अपने हथियारों को लेकर के। सभा में ठाकुर का आदेश पढ़कर सुनाया गया। ठाकुर कौन अपने आप को मानता था? तो सिंधु मानता था। यही तो है सिंधु। आगे क्या कहता है कि यह आदेश था जमींदारी, महाजनी तथा सरकारी अत्याचारों का विरोध करना तथा अंग्रेजी शासन को समाप्त कर सतयुग राज्य, न्याय और धर्म पर अपना राज करने के लिए खुला विद्रोह किया जाए। मतलब इसका यह मानना था कि भैया अंग्रेज़ों को क्या किया जाए? भगाया जाए। जमींदार जो थे उनका क्या किया जाए? विरोध किया जाए। महाजनी तथा सरकारी अत्याचारों का विरोध किया जाए और वहाँ पर क्या किया जाए? तो अपना शासन स्थापित किया जाए। सिंधु और कान्हू ने स्वतंत्रता की घोषणा भी की। यह कहा कि अब हमारे ऊपर कोई सरकार नहीं है, हाकिम नहीं है, संथाल राज्य स्थापित हो गया। सिंधु कान्हू ने क्या किया कि खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया और उनका कहना था कि हमारे ऊपर अब कोई सरकार नहीं है भैया, हम क्या है, संथाल एक राज्य अलग से स्थापित हो गया। इन आदिवासियों ने मिलकर गाँव में जुलूस निकाले। अब आगे होता है कि जुलाई 1855 ईस्वी में स्त्री एवं पुरुषों के आह्वान पर संथालों का विद्रोह आरंभ हो गया, शुरू हो जाता है। बहुत जल्द ही लगभग 60,000 हथियार बंद संथालों को इकट्ठा कर लिया गया। इसके लिए हजारों आदिवासियों को तैयार रहने के लिए भी कहा गया विद्रोह के लिए। अब आगे होता है कि जो सरकारी दफ्तर, महाजनों के घर तथा अंग्रेजों की जो बस्तियां थी उन पर क्या होने लगा? आक्रमण किया जाने लगा। कौन करता है? तो यही लोग, जनजातीय जो संथाल विद्रोह के जनजाति हैं, ये लोग करने लगते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए इस पॉइंट को देखिए कि संथालों का सबसे बड़ा असंतोष क्या था? तो भागलपुर से लेकर वर्धमान तक की जो रेल परियोजना थी वो सबसे बड़ी इनके लिए असंतोषजनक थी। इसमें ठेकेदारों ने बड़े पैमाने पर मजदूरों को काम पर लगाया पर उचित मजदूरी नहीं देते थे। जब संथालों ने काम करने से इनकार कर दिया तब उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता था। विद्रोहियों ने रेल ठेकेदारों एवं परियोजनाओं के जो इंजीनियर थे उनके साथ क्या करते हैं? तो बुरा व्यवहार करते हैं, क्योंकि उन्हें बेकार मजदूरी के लिए बाध्य किया जाता है। यानी बिना मजदूरी दिए हुए ही उनसे क्या करवाया जाता था? तो कार्य करवाया जाता था। उनके द्वारा भागलपुर और राजमहल के बीच रेल सेवा भंग कर दी गई। किनके द्वारा? तो संथाल मजदूरों के द्वारा भंग कर दिया जाता है। अनेक अंग्रेज मार डाले गए और संथालों ने उन सभी लोगों को और व्यवस्थाओं पर हमला किया जो गैर आदिवासी यानी दिक्कू और उपनिवेशवादी सत्ता के शोषण के खिलाफ थे। तो यहाँ देखिए ये क्या संथाल करने लगते हैं कि उन सभी लोगों और व्यवस्थाओं पर हमला कर देते हैं जो गैर आदिवासी होते हैं और उपनिवेशवादी सत्ता के खिलाफ थे, उनको क्या कर देते हैं? मारने लगते हैं। और क्या करेंगे आदिवासी? अब यहाँ से देखिए, आदिवासियों के इस तरह के संगठित विद्रोह से अंग्रेज डर जाते हैं। वे कलकत्ता तथा पूर्णिया से सेना को बुलाकर इस विद्रोह को कुचल डालने की क्या करते हैं? कोशिश करने लगते हैं। भैया अंग्रेज़ों का तो यही धंधा ही था कि क्या करो, जितने भी विद्रोह होते हैं उनको कुचल डालो। तो यहाँ पर यही कर रहे हैं कि वो इस संगठित विद्रोह से अंग्रेज डर जाते हैं और कलकत्ता तथा पूर्णिया से क्या करते हैं? अपनी सेना को बुलाते हैं इस विद्रोह को कुचलने के लिए। कान्हू सहित 5,000 से अधिक संथाल मार दिए गए। अच्छा, कान्हू भी इसमें मारा जाता है। अंग्रेजों की बर्बरता ने संथालों के गांव उजाड़ डाले और उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू कर देता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति लॉ होता है ना, राष्ट्रपति कानून, उसी प्रकार से ये क्या हो जाता है? तो मार्शल लॉ लागू कर देता है। सिंधु और अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इस विद्रोह में संथालों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। सही बात है। फिर भी विद्रोह क्या होता है? तो असफल होता है, क्योंकि युद्ध की आधुनिक तकनीक जो है इनके पास नहीं थी जनजातियों के पास। इनके पास सिर्फ तीर भाले, जो आदिवासियों के पास प्राचीन काल में जो हथियार होते थे वही होते थे। अधिकांशतः तीर धनुष से ही लड़ते थे। देखिए जब सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई तब ये संथाल विद्रोहियों के साथ थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ उनका साथ दे रहे थे। तो संथाल कितने मजबूत थे यार। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ भी एक पॉइंट है। संथाल विद्रोह से आदिवासियों के जीवन तथा स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, लेकिन अंग्रेजी सरकार को इस क्षेत्र के लिए नई प्रशासनिक नीतियों को अपनाना पड़ा। सन 1885 ईस्वी में अधिनियम 37 पारित किया गया, जिसके अनुसार संथाल परगना जिला बनाकर उसे बहिर्गत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। तो कौन सा बनाया जाता है अधिनियम? तो अधिनियम 37 पारित किया जाता है, जिसके अनुसार जो संथाल परगना है उसको बहिर्गत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है और इसको प्रत्यक्ष रूप से गवर्नर जनरल के शासन के अधीन रखा जाता है। तो ये अंग्रेज़ों की
नीति थी। इस प्रकार से वो विद्रोह को दबाया करते थे। आगे है मुंडा विद्रोह, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये है हमारे बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह कब हुआ था भैया? तो ये हुआ था 1899 से 1900 में। छोटनागपुर में मुंडा आदिवासियों ने उपनिवेशवाद के विद्रोह में किया था, मुंडा विद्रोह किया था। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो 15 नवंबर 1874 को पलामू जिले के तमाड़ के निकट उलीहातू नामक गांव में हुआ था। नाम भी भैया अजीब है, उलीहातू नामक गांव में हुआ था। बचपन से ही वह कुशाग्र बुद्धि वाला था, व्यक्ति था। कौन? कान्हू जो था, बिरसा जो था वो बहुत बुद्धि वाला व्यक्ति था। उसने आदिवासियों की गरीबी और शोषण पर गहन चिंता व्यक्त की और इसके लिए औपनिवेशिक शासन के भू राजस्व प्रणाली, न्याय प्रणाली एवं शोषणपूर्ण नीतियों का समर्थन करने वाले जमींदारों के प्रति क्या करता है? मतलब अपने गुस्सा जाहिर करता है, आक्रोशित होता है। उस पर धर्म का भी बहुत बड़ा प्रभाव था। उसे ईश्वर में अटूट विश्वास था। अतः सन 1895 ईस्वी में उसने अपने आप को क्या कहा? तो ईश्वर का दूत घोषित कर देता है। कौन? जो ये बिरसा मुंडा था वो अपने आप को क्या कहता है? तो ईश्वर का दूत कहता है। ये प्रश्न पूछा जाता है। धार्मिक आंदोलन के आधार पर बिरसा मुंडा ने अपने आदिवासियों को हथियार बंद करना शुरू कर दिया। हथियार बंद करना, अच्छा, आदिवासियों को हथियार बंद करना शुरू कर दिया और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग करवाया, मतलब उन्हें जागरूक करता है। मुंडा जनजाति के साथ साथ अन्य जनजातियों में भी उसने जागरूकता पैदा की और उन्हें संगठित किया, इकट्ठा करता है। और 25 दिसंबर 1899 को उसने ईसाई मिशनरियों पर आक्रमण कर दिया। 8 जनवरी सन 1900 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार द्वारा इस विद्रोह को बुरी तरह से कुचल दिया गया। अब इसमें ये जितने भी डाटे दिए गए हैं ना, इनको तो आप लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिएगा। 200 पुरुष एवं महिला मारे गए तथा 300 लोग बंदी बना लिए गए। कई नेताओं को तो गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए सरकार की तरफ से 500 रुपये इनाम की घोषणा की गई थी। परिणाम स्वरूप 3 मार्च सन 1900 बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और रांची के जेल में जून में ये बीमारी पूछता है कि किसके कारण उसकी मृत्यु होती है? तो हैजा के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बिरसा मुंडा के खिलाफ यानी जो मुंडा विद्रोह था उससे कुछ जुड़े हुए पॉइंट थे। आगे भी है 2-4, उसको देख लेते हैं। तो कंद विद्रोह, अब इसको भी देख ही लेते हैं। तो देखिए ये कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा राज्य के कंद विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है। यह किसके लिए हुआ था? तो कंद आदिवासी विशाल पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे जो तत्कालीन मद्रास प्रांत तथा बंगाल तक यह फैला हुआ था। इस जाति में विपत्तियों एवं आपदाओं से मुक्ति प्राप्त के लिए मरियाह प्रथा यानी मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। किस विद्रोह में? तो ये जो जनजाति थी ना, कंद जनजाति, उनमें ये प्रचलन था मानव बलि की। इसी को 1837 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार क्या करना चाहती थी? तो इस प्रथा पर रोक लगाना चाहती थी। उसी समय में विश्नोई नामक नेता का विद्रोह किया जाता है। चक्र विश्नोई का जन्म कहाँ हुआ था? तो घुमसार के ताराबाड़ी नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? घुड़सार के ताराबाड़ी नामक गांव में हुआ था। अंग्रेजों पर आदिवासियों के सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया और उनका प्रबल विरोध किया गया। तो मतलब अंग्रेज जो ये हस्तक्षेप कर रहे थे कि मानव बलि नहीं दो, उसी के विद्रोह में ये कंद विद्रोह किया गया था। देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति में जो कंद आदिवासी थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य का संचालन किया। उड़ीसा के भुइयां एवं जुआंग आदिवासियों ने वहां के राजा की सामंतवादी एवं दमनकारी नीति के खिलाफ विद्रोह किया। 1867 से 68 ईस्वी में धरणीधर नायक के नेतृत्व में विरोध का झंडा खड़ा किया गया था। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था उड़ीसा के भुइयां जुआंग आदिवासियों के द्वारा ये किया गया था। तो यहाँ पर पॉइंट है कि सन 1879-80 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के आदिवासियों ने अत्यधिक लगान वसूली के खिलाफ तथा वेटी प्रथा यानी बलात् मजदूर प्रथा के खिलाफ विद्रोह किया। मध्य प्रांत के भीतर भील एवं गुंड जनजातियों ने भी अपने अस्तित्व के लिए ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह किया था। तो ये सारे विद्रोह थे जो कि इम्पोर्टेंट हम लोग देख चुके हैं। आगे कुछ नहीं दिया हुआ है, ऐसे ही दिया हुआ है। एक देखिए ये वाला एक पॉइंट महत्वपूर्ण है कि सन 1935 ईस्वी में तत्कालिक विधानसभा द्वारा जनजाति के लिए शिक्षा और आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया जाता है। स्वतंत्र भारत के संविधान ने भारत की जनजातियों की धारा कौन सा है? 342। भारतीय जनजातियों की धारा कौन सी है? 342 में कमजोर वर्ग का दर्जा देकर उनके लिए सभी तरह की सुविधाएं एवं आरक्षण की व्यवस्था की है। सन 1952 ईस्वी में सरकार ने नई वन नीति बनाई जिसका समय समय पर संशोधन होते रहता है। तो ये हमारे थे महत्वपूर्ण कुछ क्या थे? विद्रोह थे जिनसे कि प्रश्न पूछा जाता है। और ये बिल्कुल हम लोग SCERT बेस्ड बिहार की बुक से सारे पॉइंट को देख लिए।
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। आगे हम लोग कक्षा 9 NCERT बेस्ड हिस्ट्री चालू करने वाले हैं, तो चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए।